प्रशांत किशोर पॉलिटिकल फ्रॉड आदमी है। ये बोलता है इंसान कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, और सर्वे जब होता है टीवी अखबार वाला तो उसमें सीएम कैंडिडेट यही होता है। जाके सर्वे वाला को बोलो भाई कि मेरा नाम नहीं तो मैं सीएम कैंडिडेट नहीं, मेरी पार्टी फलाना सीएम कैंडिडेट है। तो सीएम कैंडिडेट में आगे रहेगा और कहेगा मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। ये बहुत मुख्यमंत्री बनाए हैं, हाँ, ये भी ये बात। फ्रॉडगिरी है। माने हमारी लड़ाई है एनडीए से, बीजेपी से हमारी लड़ाई है, और हम लड़ेंगे चुनाव राघोपुर किसके खिलाफ? तेजस्वी के खिलाफ। लड़ाई में आरजेडी है ही नहीं तो आप तेजस्वी के खिलाफ काहे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको कहा जाएगा कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़िए जाके। इतना बड़ा फ्रॉड, इतनी बड़ी झूठ। आप बताइए कि सरकारी स्कूल के कितने सारे बच्चे हैं, उतने सारे बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहें तो प्राइवेट स्कूल में इतने कमरे हैं, इतने टीचर हैं, क्या ये संभव है? क्या ये व्यवहारिक है? लोग को लग रहा है कि प्रशांत किशोर अगर मुख्यमंत्री बना तो हमारा बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, फीसवा तो प्रशांत किशोर देगा। प्राइवेट स्कूल में गए तो बोले क्या बात है जी? तो बोले हमें एडमिशन लेना है। कौन क्लास में हो? 9th में। टेस्ट दो। अब टेस्ट दिए तो सरकारी स्कूल वाला बच्चा हम है, वहाँ अंग्रेजी रहे भाई पढ़ाई होती है सीबीएसई की। बोला कि क्लास 4 में लेंगे तुमको। आप बोलिए मैं 9th का बच्चा सरकारी स्कूल का प्राइवेट में 4th क्लास में बोल रहा है पढ़ने के लिए, तो हम जाएंगे क्या? अब मैंने पुराने काम को छोड़ दिया। तो पुराना काम छोड़ दिया तो वहाँ पर तमिलनाडु में क्या करने गए थे? भांगड़ा करने गए थे। माने पप्पू यादव की बिहार में इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कि एक बार में उनकी पार्टी कांग्रेस में विलय नहीं हो पा रही है, दोबारा विलय होगी, फिर अगले साल तीसरी बार विलय, हाँ इंस्टॉलमेंट में विलय हो रही है पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी। पप्पू यादव जी आप मांगे 100 सीट मान के चलिए, हम लोग देते हैं। कांग्रेस को कितनी सीटें? 100। मुकेश सहनी कितनी सीटें मांग रहे हैं? 60 को। चलिए मुकेश सहनी को मिल गया। और लेफ्ट पार्टियां जो तीनों हैं, पिछली बार 29 मिला था, 30 दे देते हैं, एगो बढ़ा दिया। हाँ तो कितनी हो 190 हो गई, और 243 को पूरा सीट पे है, तो 53 सीट आरजेडी खाते में है। 3 को पशुपति चचा को दे दिए, 50 सीट पे। हाँ 50 सीट पे राजद और 100 सीट पे कांग्रेस। यही पप्पू यादव चाहते हैं। कांग्रेस में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। इतना महागठबंधन की इतनी बैठकें हुई दीघा से लेके कहाँ आरजेडी ऑफिस कार्यालय, कांग्रेस के कार्यालय में कहीं भी पप्पू यादव आपको दिखे? बिन फेरे हम तेरे। कांग्रेस पूछ नहीं रहा पप्पू यादव को। पप्पू यादव जबरन बोले जा रहा है कि हम कांग्रेस के आदमी हैं। देखिए कोई भी निर्दलीय चुनाव जीतता है, चाहे विधायक का या सांसद का, किसी भी दल को ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर कोई, हाँ ये नियम है दल बदल कानून में, अगर कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार किसी दल को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जो दलित समाज से आते हैं, दोनों पत्रकार हमारे साथ में। वेद प्रकाश जी को आप जानते हैं, लगातार वीडियो आते रहता है, लेकिन साथ में जो हेमंत कुमार पासवान जी हैं, जो आज हिंदुस्तान और प्रभात खबर जैसे बड़े संस्था में लगातार, और भास्कर में भी लगातार ये काम करते रहे हैं। तो इन सभी लोगों से बातचीत होगा। सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के आपका क्या कहना है सर? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम राघोपुर से हो सकता है कि चुनाव लड़े। प्रशांत किशोर को समझने के लिए खुद प्रशांत किशोर जो कहते रहे हैं उन बातों के जरिए उनको बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो एनडीए से है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे वो तेजस्वी यादव के खिलाफ। तो एनडीए से उनकी कैसी लड़ाई है इससे आप समझ सकते हैं कि आप जब कहते हैं कि एनडीए से हमारी लड़ाई है, लेकिन एनडीए से लड़ने का कोई बात करते नहीं हैं आप। लड़ने से किससे बात करते हैं? तो तेजस्वी यादव से लड़ेंगे हम। तेजस्वी की पढ़ाई पर, तेजस्वी की उम्मीदवारी पर, इन सवालों पर बात करेंगे। लेकिन वो मोदी जी की राजनीति पर, मोदी जी की पूरी विभाजनकारी जो राजनीति है, जो सांप्रदायिक आधार पर पूरे देश में जो ध्रुवीकरण हो रहा है, इन सवालों पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, इन सवालों पर कोई राय नहीं देते हैं। और कहते हैं कि हमारी लड़ाई एनडीए से है। तो आप एनडीए को राजनीतिक रूप से घेरते हुए तो कहीं दिखते नहीं है। पूरी राजनीतिक लड़ाई आपकी बिहार में लगता है कि इनसे है, आपको तेजस्वी यादव से है, आरजेडी से है। प्रशांत किशोर के पास जो इतना ह्यूज अमाउंट अगर आ रहा है तभी तो इतना खर्च कर रहे हैं वो लगातार पिछले। अभी उन्होंने एक तरह से छोटा सा गांव बसा दिया है पटना में, टेंट सिटी करके। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? जब वो कहते हैं कि आप हमसे जुड़िए, पैसा हम देंगे और वोट भी हम दिलवाएंगे, तो भाई ऐसा कोई नेता तो अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं कि जो कह रहा हो कि पैसा भी हम देंगे और वोट भी हम दिलवा देंगे, सिर्फ आप हमसे जुड़ जाइए, आप चुनाव लड़ने के लिए आ जाइए।
तो ये जो पैसे की जो ताकत है, इसके बारे में आज तक किसी आईटी ने, किसी ईडी ने प्रशांत किशोर से कभी पूछा कि भाई आप जो इतना पैसा खर्च कर रहे हो कहाँ से आ रहा है? अगर प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमने इतनी सरकारें बनवाई, हमने इतनी पार्टियों के लिए चुनाव मैनेज किया, तो हमको क्यों नहीं लोग मदद करेंगे? तो ये कह देने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पैसे का जो फ्लो होता है तो उसके बारे में तो जांच पड़ताल होती है कि भाई ये पैसा कहाँ से इनके पास आ रहा है। बाकी लोगों को जानने के लिए, बाकी लोगों के स्रोत को खंगालने के लिए सरकार के पास, उनकी एजेंसियों के पास टाइम है, लेकिन इनके बारे में कोई पूछताछ नहीं होती है। तो शक की सुई उधर जाती इसलिए है कि ये सब होता हुआ दिखता नहीं है। जब उनसे कहा जाता है कि भाई इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, संसाधन कहाँ से आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो आकलन किया है कि इस देश में एक जो क्रोनी कैपिटल है, जिसको दलाल पूंजी कहते हैं, उस दलाल पूंजी ने एक तरह से ये संशय बना लिया है ऐसे लोगों के साथ। और वो संशय क्या काम करता है कि उसका काम है कि बदलाव की जो ताकतें हैं, उन ताकतों को उस बदलाव की पूरी लड़ाई को रोकना। यानी कि अगर बिहार में अगर ये मांग हो रही है कि नहीं, बीजेपी और नीतीश जी की जो सत्ता है उसके खिलाफ विपक्ष गोलबंद हो रहा है, तो बदलाव की लड़ाई को रोकना है और बदलाव की जो चाहत है उसको भ्रष्ट करना है। चाहत किसकी है? तो जनता के भीतर अगर कोई चेतना है कि नहीं बिहार बदलना चाहिए, तो उसको रोकने की पूरी कोशिश मुझे लगता है होती है। तो ये जो पैसा है, ये पैसा किस रूप में पंप होता है? तो एक इस तरह के माध्यम से, जो लोग राजनीति में इस तरह से आते हैं, जो कहते हैं कि हमको किसी आंदोलन से हमको मतलब नहीं है, हम आंदोलन से नहीं आए हैं, आंदोलन में विश्वास हम विश्वास नहीं आए हैं, लेकिन पूरे बिहार की पदयात्रा करते हैं, धरना पर खुद बैठते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम आंदोलन से मतलब नहीं है, विचारधारा से मतलब नहीं है। तो विचारधारा से मतलब नहीं कहने वाले लोग जो होते हैं वो विचारहीन नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं से किसी विचार को प्रभावित करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। तो मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर जी की पूरी विचारधारा दक्षिण पंथ की विचारधारा है, जो उसके सपोर्ट करती है। यानी कि जो उन पर आरोप लगता है कि बीजेपी के मददगार हैं वो, तो इससे जुड़ता है, उसको हवा में आरोप नहीं है। अगर आप कहते हैं कि विचारधारा हमारे पास नहीं, तो विचारहीन कौन है दुनिया में भाई? प्रत्येक विचारहीनता भी अपने आप में एक विचार है। तो विचारहीनता अपने आप में विचार है, तो कहाँ जाता है वो, किसको प्रमोट करता है, किसके पक्ष में खड़ा होता है? तो मैं समझता हूँ कि शायद वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखता है, क्योंकि आप जब कहते हैं कि एनडीए से लड़ाई है, लेकिन एनडीए के खिलाफ कोई लड़ाई आप संयोजित नहीं करते हैं, तो साफ साफ दिखता है कि आप कहाँ ले जाना चाहते हैं। आपसे सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ऐसा कहते हैं कि हम पिछले 2 सालों से 3 सालों से बिहार के एक एक गांव को छान मारे हैं, घूम लिए हैं, अगर हमें 130 से 140 सीट भी आती है तो हम मानेंगे कि ये हमारी करारी हार है और हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? तो मान ले कि समाप्त हो गया है। कैसे मान ले? इतना 3 साल 2 साल घूमे, समाप्त? तो 2 साल घूमने से क्या हो जाएगा? 135 सीट जीतने की बातें कह रहे हैं, ये देखिए। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल फ्रॉड आदमी है। सुनिए कैसे बोलते हैं जी। वो, जो भी बोलता है उसका उल्टा है। वो आदमी क्या बोलता है कि हमारी लड़ाई एनडीए से है, मतलब बीजेपी से है। बोलता है कि ये चुनाव जो बिहार का जो चुनाव है जन सुराज वर्सेस एनडीए का होगा, यही वो क्लेम करता है, यही वो बोलता है। तेजस्वी हवा में। हाँ, महागठबंधन कुछ नहीं इसके सामने, मतलब नई नई पार्टी बनी और वो महागठबंधन की जो 6 पार्टियां हैं उससे आगे निकल गई अकेले, और इसकी पार्टी की लड़ाई सीधे एनडीए से है, माने चिराग पासवान, मोदी जी, नीतीश जी, इन दलों से, मांझी जी और कुशवाहा जी। तो ये सबसे बड़ा झूठ है इसका। अगर इसकी लड़ाई एनडीए से होती तो इसका बयान एनडीए के खिलाफ होता। बिल्कुल, मतलब हमारी लड़ाई बीजेपी से है और हम लड़ेंगे चुनाव राघोपुर, किसके खिलाफ? तेजस्वी के खिलाफ। हाँ? माने हमारी लड़ाई है एनडीए से, बीजेपी से हमारी लड़ाई है और हम लड़ेंगे तेजस्वी के खिलाफ चुनाव। ये कहता कि सम्राट चौधरी जहां से लड़ेंगे, नीतीश कुमार जहां से लड़ेंगे, या एनडीए के जो बड़े बड़े नेता हैं वहां से हम चुनाव लड़ेंगे और उन लोगों के खिलाफ जीत के उनके खिलाफ जीत के। भाई जब लड़ाई में आरजेडी है ही नहीं, तो आप तेजस्वी के खिलाफ काहे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी 10-10 साल में देखिए, या मैं अपनी जिंदगी को 10-10 साल के रूप में देखता हूँ। पहले 10 साल मैंने ये किया यूएन में, फिर 10 साल मैंने पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम किया, उसको मैंने खत्म कर दिया, बंद कर दिया। अब मैं राजनीति में आया हूँ, 10 साल हाँ यहाँ देखूंगा। अब मैंने पुराने काम को छोड़ दिया, तो पुराना काम छोड़ दिया तो वहाँ पर तमिलनाडु में क्या करने गए थे?
भांगड़ा करने गए थे। हाल ही में गए थे। हाँ, अब बता रहे थे कि बिहार में सबसे फेमस धोनी के बाद धोनी के बाद हम ही वहाँ हो जाएंगे फेमस। हाँ। हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के जो है ना धोनी वहाँ, हाँ। इसको जोड़ के कहा गया है। तो भाई आप जब पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जी काम करना बंद कर दिए हैं तो तमिलनाडु क्यों गए? झूठ नंबर 2। हाँ। और इस सबसे बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है बिहार के लोगों का कि जब हमारी सरकार बनी, जो कि बनेगी नहीं, तो क्या होगा कि जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको कहा जाएगा कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़िए जाके, तब तक जब तक कि व्यवस्था ठीक ना हो जाए। और जब तक आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तब तक आपकी फीस हमारी सरकार भरेगी, यही ना कहना है। बिल्कुल। इतना बड़ा फ्रॉड, इतनी बड़ी झूठ। आप बताइए कि सरकारी स्कूल के कितने सारे बच्चे हैं, उतने सारे बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहें तो प्राइवेट स्कूल में इतने कमरे हैं, इतने टीचर हैं, क्या ये संभव है? क्या ये व्यवहारिक है? तो इतना बड़ा झूठ ये बोलता है और लोग 50-20 लोग को लग रहा है कि हा प्रशांत किशोर अगर मुख्यमंत्री बना तो हमारा बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, फीस तो प्रशांत किशोर देगा। अरे कैसे होगा? इतने स्कूल है क्या? और एक सिंपल सी हम बात बताते हैं, मान के चलिए कि हम 9th क्लास के स्टूडेंट हैं सरकारी स्कूल में, हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, टीचर नहीं है, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन गए, ठीक बात। अब हमको कहना है कि भाई प्रशांत किशोर तो बोले थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे बिहार के जो बच्चे सरकारी स्कूल के प्राइवेट में पढ़ना चाहेंगे तो हम पैसा देंगे। अब मेरी इच्छा हुई कि चूंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, पढ़ाई अच्छी नहीं है, 9th में हूँ मैं, तो प्राइवेट स्कूल में जाऊँगा। प्राइवेट स्कूल में गए तो बोले क्या बात है जी, तो बोले हमें एडमिशन लेना है। कौन क्लास में हो? 9th में। टेस्ट दो। आप टेस्ट दिए तो सरकारी स्कूल वाला बच्चा हम है, वहाँ अंग्रेजी रहे भाई, पढ़ाई होती है CBSE की, बोला कि क्लास 4 में लेंगे तुमको। आप बोलिए मैं 9th का बच्चा सरकारी स्कूल का प्राइवेट में 4th क्लास में बोल रहा है पढ़ने के लिए, तो हम जाएंगे क्या? धरना देंगे अब सड़क पर? नहीं, मैं जाऊंगा पढ़ने वहाँ, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कहाँ? वही सरकारी स्कूल में। तो ये संभव ही नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल के बच्चे जाएंगे। और हर माँ बाप चाहेगा कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। मान के चलिए आपके मोतिहारी जिला घर है, वहाँ के किसी ब्लॉक के, किसी पंचायत के, किसी गांव का बच्चा, हर 1.5-2 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल है, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय है, उसका बच्चा कहेगा कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ूँ, तो कहाँ पढ़ने जाना होगा? जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय। अब वहाँ का बच्चा एगो रूम लेके रहेगा तब न पढ़ेगा भाई प्राइवेट स्कूल में, वो तो दौड़ल चल जाता है। सरकारी स्कूल हर 2-3 किलोमीटर पे है, 2 किलोमीटर, हाँ हर गांव में है मानिए। तो उस गांव का बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहेगा तो गांव में तो प्राइवेट स्कूल है नहीं, ब्लॉक लेवल पर भी उस तरह का प्राइवेट स्कूल नहीं है। अच्छी पढ़ाई के लिए प्राइवेट जिला मुख्यालय तो एगो रूम उसके बाबूजी ले, इतना पैसा अगर उसके पिताजी के पास होता तो प्राइवेट में पढ़ा ही देते। प्रशांत किशोर को कहना चाहिए था कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसके जो टीचर हैं वो पढ़ाई करके आए हैं, B.Ed करके आए हैं, TET पास करके आए हैं, BPSC करके आए हैं, अगर पढ़ाई नहीं कराएंगे तो उनको ठीक कर दिया जाएगा। और चलने लायक था। हाँ तो कहते कि मेरी सरकार बनी तुरंत स्कूल में पढ़ाई सुधर जाएगी। क्यों? हम बताते, प्राइवेट स्कूल में टीचर वही रह गए हैं जो TET पास नहीं किए, B.Ed नहीं किए, BPSC में पास नहीं किए, पास करते सरकारी स्कूल में जाते। कौन प्राइवेट स्कूल का टीचर चाहेगा कि मैं सब दिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं 10,000-12,000 में? हर कोई चाहता है सरकारी स्कूल में जाए। यानी जो मेरिट वाले टीचर थे वो योग्य हैं, वो सरकारी में चल गए। अब पढ़ाई नहीं होती है तो एक उनके अंदर मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, उस तरह से प्रेरित करना होगा या फिर दंडित करना होगा, या भय का वातावरण बनाना होगा कि भाई आप नहीं पढ़ाइएगा, जो के पाठक और सिद्धार्थ किए हैं बिहार में। बिल्कुल। हाँ, तो वो करके कि हम सरकारी स्कूल को ही दुरुस्त करेंगे। ये तो प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो काहे का वैसा मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा? तो ये सब व्यवहारिक बातें नहीं है और प्रशांत किशोर चलने वाले नहीं है। प्रशांत किशोर की पार्टी से टिकट वही लेंगे जिनको NDA और महागठबंधन में टिकट नहीं मिलेगा। तो पहले का विकल्प क्या होता था कि जिसको NDA में महागठबंधन से टिकट नहीं मिलता था तो बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेते थे कि भाई हम राजनीति में कम से कम जिंदा रहें, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे, या निर्दलीय लड़ते थे। तो वैसे व्यक्ति जो बसपा का विकल्प देखते थे या निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, वैसे व्यक्ति प्रशांत किशोर की पार्टी से टिकट ले सकते हैं। मतलब अभी भी प्रशांत किशोर 3 नंबर की पार्टी ही है? 3 नंबर ने कोई नंबर ही नहीं है अभी भाई।
वो तो कहते हैं कि डायरेक्ट हमारा ये 5 भाई एमएलए से है। प्रशांत किशोर उपचुनाव में दिख गया ना कि कितना वोट लाते हैं। तो वो तो दिखा दिए ये भी बात कि राजद को हमने हर जगह पे हराने कहीं के कोई काम नहीं, किया। कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जोड़ के देखिए गणित कि इसके वोट को प्लस माइनस करने से कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ा। कहाँ तो 2,000 लगता है वोट आया तो दो जगह 2-2 हजार। हाँ, तो फिर प्रशांत किशोर के नाम पे अगर वोट मिलता है तो सब जगह 50,000 20,000 वोट मिलना चाहिए। कैंडिडेट के नाम पे वोट मिलता है तो डिफर करेगा। हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यहाँ मनोरमा देवी जहाँ चुनाव लड़ रही थी, बेलागंज। बेलागंज, इमामगंज, ये दोनों जगह ठीक ठाक वोट है और बाकी 2 जगह तो वोट 2,000 के आसपास है मानिए। बिल्कुल। हाँ, तरारी और रामगढ़। तरारी रामगढ़ में कितना वोट आया? एक जगह 2300 समथिंग और एक जगह पे 4,000। 4,000। तो प्रशांत किशोर के नाम पे वोट मिलता तो सब जगह इक्वल माने 30,000 20,000 30,000 20,000 वोट मिलता। हाँ, वही नहीं एवरेज रहता तो एक जगह 2,000 मिलेगा और एक जगह 20,000 मिलेगा। प्रशांत किशोर अपने बातों को लोगों के बीच में बड़ी अच्छे तरीके से रखते हैं। आप देखे होंगे कि वो उनका जो वीडियो है। अरे एक चीज बता, बड़ी अच्छी तरीके से बात तो झालमुड़ी बेचने वाला भी रखता है, शिलाजीत बेचने स्टेशन के पास आप जाइएगा। देखिए प्रशांत किशोर के बारे में हम बोलते हैं, ये फ्रॉड बोलता है। फ्रॉड इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रॉडगिरी वाली बात ही करता है। ये बोलता है इंसान कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, और सर्वे जब होता है टीवी अखबार वाला तो उसमें सीएम कैंडिडेट यही होता है। सी वोटर के हाँ। सर्वे में लोग 18%। हाँ, तेजस्वी के बाद फलानवा के बाद यही होता है। तो कभी क्लेम किया वो जाके सर्वे वाला बोलो भाई कि मेरा नाम नहीं तो मैं सीएम कैंडिडेट नहीं, मेरी पार्टी फलानवा सीएम कैंडिडेट है। तो सीएम कैंडिडेट में आगे रहेगा और कहेगा मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। ये बहुत फ्रॉड, मुख्यमंत्री हाँ, बनाए हैं, हाँ, भी ये बात। फ्रॉडगिरी है। प्रशांत किशोर कितना इफेक्ट करेंगे 2025 के चुनाव में? पिछला बार तो वो नहीं थे चुनाव में क्योंकि उनकी पार्टी ही नहीं स्टेबल थी। इस बार 2025 के चुनाव में कितना इफेक्ट करेंगे 2025 में तेजस्वी यादव के लिए या नीतीश कुमार के लिए? कितना टफेस्ट होंगे ये? देखिए ये आज की तारीख में जो मुझे लगता है कि जो काम काज जो कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कि हम 40% मुसलमानों को टिकट देंगे, पिछड़ों को टिकट देंगे। उन्होंने मनोज भारती जैसे लोगों को अपने पार्टी के अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनको वो खुद अपने ही जाल में घिरते हुए तब दिखते हैं कि आज तक जो मनोज भारती जी हैं उनको इंडिपेंडेंट ढंग से एसर्ट करने का कोई अवसर उन्होंने नहीं दिया है कि मनोज भारती उनके पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में एसर्ट हो, उनकी पहचान बने। कोशिश ये होती है कि उनको पर्दे के पीछे रखा जाए या ये बैक बेंचर बनाकर रखा जाए। उनका फोटो नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर। तो आप भले ही कह लीजिए कि आप दलितों की चिंता कीजिए, लेकिन जब आरक्षण का जाति जनगणना का सवाल आता है तो आप आरक्षण के सवाल पर आप मेरिट को लेकर चले आते हैं। कहते हैं कि मेरिट सब में है, गरीब में, अमीर में, दलित में, पिछड़ा में, अपर कास्ट में, सब में है। तो जो जिसके पास मेरिट होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये ऐसा शगुफा है जो मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा देता है और जो हाशिए के समाज को आगे लेकर के आने की जो कोशिश है उसको बाधित करता है। तो इन सवालों को एड्रेस नहीं करते हैं वो। आज एक वहाँ से पंजाब सुप्रीम कोर्ट की खबर है जिसमें पंजाब के एक जज प्रेम कुमार नाम है, वो रविदासिया समाज से आने वाले व्यक्ति हैं, जिनके बारे में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कुछ लोग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि वंचित समाज का कोई, दलित समाज का कोई व्यक्ति जज बन गया, इसलिए इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो आप बताइए वो जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो उस पर ये है रिमार्क है, उससे आप डिकोड कीजिए कि कैसे एक व्यक्ति को जो एम्पावर्ड हुआ, जो जज बना, उसको फंसाया गया और उसको बर्खास्त करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है, उस पर अपनी टिप्पणी करता है कि इनको एक तरह से प्रताड़ित किया गया है, इनका कोई दोष नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए आरोपी के कहने पर। तो ये गंभीर मसला। तो इसके जरिए आप पूरे हिंदुस्तान को आप देखिए ना, हिंदुस्तान की स्कैनिंग कीजिए। आप दफ्तरों में चले जाइए, आप अखबार तक को नहीं छोड़ा जा रहा तो आम आवाम को क्या बात? नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये इतना प्रताड़ित किया इसलिए गया कि यह व्यक्ति एक हाशिए के समाज से आया है, एक ऐसे समाज से कि जिसकी आवाज़ नहीं है, तो उसको दबाने के लिए जब ये हो सकता है तो बाकी लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है, ये कल्पना करने की बात है। आप बहुत जगह आप सुने होंगे, जैसे कि अभी एक आया था पिछले दिनों, काफ़ी चर्चा हुई थी उसकी, जिस समय ये आरक्षण में उपवर्गीकरण की बात हो रही थी। हाँ, कोटे में कोटे की बात।
तो उस समय एक चरखी दादरी के एक डीसी जो वहाँ डीएम के लेवल के होते हैं, वहाँ शायद डीसी का पद है उस समय, वहाँ डीएम का पद नहीं है। तो उनके बारे में एक खबर आई कि उनके ही ऑफिस के व्यक्ति ने, क्योंकि वो दलित समाज के थे, वो आईएएस अधिकारी, उसने उन ऑफिस में चढ़ करके उनको गाली दी। माने ये हिम्मत कहाँ से आती है? तो हमारे कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को बहुत डाइवर्स होकर के अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भेदभाव किस स्तर पर कैसे होता है। तो ये मत समझिए कि भेदभाव से गांव के लोगों के, गरीब लोगों के साथ हो रहा है। जो बौद्धिक भेदभाव होता है वो आज की तारीख में और ज़्यादा गंभीर हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, लगातार ये लोग मीटिंग कर रहे हैं कि कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, और मुकेश सहनी को लेकर के भी सवाल खड़ा हो रहा है कि ये अविश्वसनीय व्यक्ति है, ना इधर के लिए परफेक्ट बैठ रहे हैं ना इधर के लिए परफेक्ट बैठ रहे हैं। क्या कहना है आपका सर? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर चुनाव बिहार में बहुत सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने में यहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से सीट शेयरिंग को लेकर के पार्टियों में, गठबंधन में, एनडीए हो या महागठबंधन हो, उसके बीच में तो देख रहे हैं कि लगातार बैठकें हो रही। परसों भी एक मीटिंग यहाँ जो महागठबंधन की हुई थी दीघा जो रिसोर्ट में, तो उसको ये है कि अभी सभी पार्टियां उस पर एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन जो एलाइज है उसमें कुछ लोगों को लेकर के, खास करके अगर महागठबंधन की बात मैं करूं तो उसमें मुकेश सहनी को लेकर के निश्चित रूप से एक ये है कि अविश्वास का माहौल इस वजह से है। उसका ठोस कारण है। कारण वह यह है कि 2020 का चुनाव याद कीजिए कि जब एक तरह से ओपनिंग ये हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी उठ करके एग्जिट कर गए, चले गए छोड़ करके, और एक तरह से महागठबंधन को बड़ा डेंट लगा था वो। क्योंकि हालांकि महागठबंधन ने अपने आप को बहुत अधिक संभाला, लेकिन परसेप्शन राजनीति में बहुत बड़ा काम करता है। यानी कि जो धारणा बनती है उससे आपका नुकसान और आपको लाभ मिलेगा ये तय होता है। तो वो मौका था जब दिखाया मुकेश सहनी ने अविश्वसनीय चेहरा अपना। लेकिन बाद में इधर आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में वो इधर आ गए, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी ने इनका बहुत बुरी तरह इलाज किया। इनके तमाम 4 जो विधायक थे उसमें से एक मुसाफिर पासवान मर गए थे, 3 जो बचे हुए थे सबको तोड़ना क्या, सबको लेकर चले गए। तो उन्होंने इंतजाम ऐसा किया था कि ये लोग जो इनके टिकट पर भले चुनाव लड़े, लेकिन इनकी हाँ, इनका जो है ये प्रतिबद्धता जो है वो हमारे साथ, बीजेपी के साथ है। तो इसलिए 1 मिनट में चले गए उधर। तो अब इनको लगा कि हमारी पार्टी खा गए, इनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, इनका विधान परिषद का मेंबरशिप रिन्यू नहीं हुआ, इनकी पार्टी के एमएलए चले गए। तो इनको जो ये झटका लगा तो इनको लगा कि अब महागठबंधन में आना चाहिए। लेकिन इधर आकर के वो लगातार 2 सवाल उठा रहे हैं कि एक मल्लाहों को इसमें शेड्यूल कास्ट वाला आरक्षण मिले, और दूसरा कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो मल्लाहों को आरक्षण मिले, इस सवाल पर आप सिर्फ उसको लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी, आप यात्राएं करते हैं, लेकिन आरक्षण के सवाल पर कोई गंभीर काम करता हुआ आप दिखते नहीं हैं। यानी कि आरक्षण की जो हकमारी हो रही है अभी, उन सवालों को लेकर के कोई बड़ा काम आप करते कि देखिए ये आरक्षण जो दिया हुआ है कैसे विश्वविद्यालयों में उसमें हकमारी हो रही है, सरकारी सेक्टर इस पर कोई काम नहीं करते हैं। तो हम तमाम लोगों से ये सवाल करते हैं, ऐसे लोग जो आरक्षण की मांग करते हैं कि हमको भी एससी कैटेगरी में ले आया जाए, तो अरे भाई आप पहले तो उन सवालों पर लड़िए ना, लड़ते हुए देखिए। आप सिर्फ एकोमोडेट होना चाहते हैं कि हम भी इसमें शामिल हो जाए, बाकी कुछ नहीं। तो ये वाला मुझे लगता है कि इनको लेकर के साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुकेश सहनी के साथ जो दिक्कत है वो उनके भरोसे का जो संकट है वो संकट अभी बना हुआ है। हालांकि लोकसभा चुनाव में थोड़ा एग्जैगरेट हुआ, तेजस्वी लगातार इन्हीं को लेकर घूमते रहे, कभी मछली खाते हुए, कभी नाश्ता करते हुए हेलीकॉप्टर में। तो इससे हुआ कि महागठबंधन के बाकी एलाइज जो है अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दिए। इसको संतुलित करना पड़ेगा आपको, सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा लेकर के। हाँ, लोग आप पीएम प्रधानमंत्री वाले चुनाव में आपने बाकी लोगों को दरकिनार कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी समझ है कि ये राजनीतिक चूक थी,
ऐसा नहीं हो, इसमें आपको विधानसभा चुनाव में इसको ठीक करना पड़ेगा। वो ज्यादा बेहतर हो सकता। राहुल गांधी के साथ अगर घूमते तेजस्वी, तो राहुल गांधी आखिरी चरण में आए बिहार, और 4-5 चरण तो ऐसे ही चल गया। सबसे लास्ट हाँ, छठा या सातवां हाँ, चरण? मीसा भारती वाले। मीसा भारती आप बताइए कि ये चुनाव प्रधानमंत्री का है, अल्ले के घूम रहे मुकेश सहनी जी को मछली खिला रहे हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री का चुनाव है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कोई आपके साथ घूमना चाहिए ना बिहार में, कि ये प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा घूमना चाहिए। दूसरी ओर है कि जो आपके ट्रस्टेड एलाइज हैं, यानी कि जिससे आपका वोट मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि लेफ्ट के इसमें लेफ्ट ने एक तरफ से घोषित कर दिया कि तेजस्वी चेहरा होंगे, और उसका कारण भी बताया कि भाई सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए हम मानते हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेफ्ट का जहाँ आधार है वहाँ आपको वोट ट्रांसफर हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो चुनाव में भी दिखा, लोकसभा चुनाव भी उनका बेहतर। हाँ, तो वो दिखा। तो इससे मुझे लगता है कि मुकेश सहनी का जो डिमांड है और एक तरफा कह रहे हैं कि तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा उप मुख्यमंत्री, तो थोड़ा ये बच्चा टाइप का लगता है कि कोई बच्चा कहे कि भाई हमको ये मास्टर बनेंगे, हमको हेडमास्टर बना दीजिए। जो बोल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये आपसे हम ले लेते हैं कि अभी हाल ही में एक वीडियो देखा गया, वो होटल एक्जोटिका में पप्पू यादव अपने तमाम पदाधिकारी को बैठाए थे जाप के, और वहाँ पे कह रहे थे कि हमारे जितने भी लोग हैं ये सभी कोई कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस में मर्ज करने की बातें कह रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप जो बोल रहे हैं ये अखबार की खबर भी हम आपको दिखाते हैं। 5 तारीख की खबर है ये, और 5 तारीख की खबर में पप्पू यादव बोल रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी, जो इनकी पार्टी थी, जाप का विलय कांग्रेस में होगा और पप्पू यादव सदस्यता नहीं लेंगे। ठीक है, और पिछले साल भी पप्पू यादव जाप का विलय कांग्रेस में कर चुके हैं। और ये जो खबर है ये 21 मार्च 2024 की खबर है। मतलब पिछले साल पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर चुके हैं 2024 में मार्च महीने। इस साल फिर विलय करेंगे बोल रहे हैं, 14 महीना बाद। हाँ, दोबारा फिर अगले साल फिर विलय करेंगे, फिर अगले साल फिर विलय करेंगे। पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में कई बार विलय करेंगे, और कांग्रेस पार्टी विलय करने के लिए तैयार होगी फिर से। हो सकता है बड़ा पार्टी है, एक बार में नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो ये भी सही बात है, इंस्टॉलमेंट में विलय हो रहा है। पहले मेन विंग हुआ, महिला विंग होगा, SC ST विंग होगा, ST विंग अति, फिर बाकी जो OBC विंग है, अति पिछड़ा विंग। माने पप्पू यादव की बिहार में इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कि एक बार में उनकी पार्टी कांग्रेस में विलय नहीं हो पा रही है, दोबारा विलय होगी, फिर अगले साल तीसरी बार विलय। हाँ, इंस्टॉलमेंट में विलय हो रही है पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी। देखिए, पप्पू यादव इस तरह से करते हैं क्योंकि कांग्रेस में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। 100 सीट मांगने की बात। सुनिए ना मेरी बात, सब बताते हैं आपको। कांग्रेस में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। इतना महागठबंधन की इतनी बैठकें हुई दीघा से लेके कहाँ RJD ऑफिस कार्यालय, कांग्रेस के कार्यालय में कहीं भी पप्पू यादव आपको दिखे? बिन फेरे हम तेरे। कांग्रेस पूछ नहीं रहा पप्पू यादव को। पप्पू यादव जबरन बोले जा रहा है कि हम कांग्रेस के आदमी हैं। देखिए, कोई भी निर्दलीय चुनाव जीतता है, चाहे विधायक का या सांसद का, किसी भी दल को ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर कोई, हाँ, ये नियम है दल बदल कानून में। अगर कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार किसी दल को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह केस हम बताते हैं कि जिग्नेश मेवानी कांग्रेस ज्वाइन नहीं किए थे, उसी समय कन्हैया ज्वाइन किया था। तो जिग्नेश मेवानी ने कहा था कि मैं दिल से कांग्रेस के साथ हूं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं निर्दलीय चुनाव जीता हूं। अगर मैं पार्टी ज्वाइन करता हूं तो मेरी सदस्यता चल जाएगी। समझे? तो कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय जीता हुआ जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद किसी दल को ज्वाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन कर ही नहीं सकते। जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन करेंगे उनकी सांसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो पप्पू यादव कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते हैं। सहयोगी हो सकते हैं कि भाई मैं आपका समर्थन करता हूं, समर्थक हो सकते हैं, सदस्य नहीं हो सकते हैं। और पप्पू यादव अभी एक नया जोक दिए हैं, मतलब मजाक किए हैं, ऐसा जुमला फेंके हैं कि कांग्रेस को 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो हम कांग्रेस को 100 सीट दे देते हैं। पप्पू यादव जी, आप मांगे 100 सीट, मान के चलिए हम लोग देते हैं। कांग्रेस को कितनी सीटें? 100। मुकेश सहनी कितनी सीटें मांग रहे हैं? 60 को। चलिए मुकेश सहनी को मिल गया। और लेफ्ट पार्टियां जो तीनों हैं, पिछली बार 29 मिला था, 30 दे देते हैं, एक को बढ़ा दिया। हाँ, तो कितनी हो 190 हो गई, और 243 को पूरा सीट पे है। तो 53 सीट RJD खाते में है। 3 को पशुपति चचा को दे दिए, 50 सीट पे। हाँ, 50 सीट पे राजद और 100 सीट पे कांग्रेस। यही पप्पू यादव चाहते हैं।
और वही तो कह मुकेश रहे हैं कि सहनी, सबसे घटक दल में पप्पू यादव और मुकेश सहनी यही चाहते हैं कि 50 सीट पे राष्ट्रीय जनता दल लड़े। 60 को अगर मुकेश सहनी जी को उनका मिलेगा, already उतना विधायक है। हाँ राजद का तो 70 विधायक है। नहीं तो विधायक का टिकट कटेगा भाई, कांग्रेस को मिलना चाहिए। पप्पू यादव कांग्रेस के बहुत बड़े नेता वही मांग कर रहे हैं भाई। पप्पू यादव जी को कांग्रेस पूछ नहीं रहा है, पप्पू यादव जबरदस्ती बोले जा रहे हैं। पप्पू यादव कभी देखे कांग्रेस कार्यालय वगैरह में? जा ही नहीं सकते, तरजीह नहीं मिल रही है, जबरदस्ती खबर छपाने के लिए कि कांग्रेस में फिर विलय होगा। क्या होगा एक ही चीज, कई बार एक ही मुर्गी कई बार हलाल कीजिए। ठीक सर बोले, वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में बिहार और ये के भी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री, अरे इतने ने वो मुख्यमंत्री चेहरा भी बताते हैं कि कौन होगा कौन नहीं होगा। चलिए तो अरे अब बता देते हैं कि हमारे साथ आज जुड़े हैं हेमंत कुमार पासवान जी हैं। और कहा जाता है कि दलित समाज में पत्रकार बड़े मुश्किल से बनते हैं, और ये उस दौर के पत्रकार हैं। शायद हम लोग का जन्म हुआ होगा तभी का, कि कब से पत्रकारिता सर आपकी है? 94 से 90, हाँ जन्म हो गया होगा। हमारा 98 का जन्म है। तब से पत्रकारिता करते हैं, दलित समाज से आते हैं और बताते हैं कि आज अखबार, उसके बाद हिंदुस्तान अखबार, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर जैसे अखबारों में काम किए हैं, और बिफोर प्रिंट वेबसाइट पे अभी इनकी खबरें आती है। तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आगे भी हम लोग के साथ जुड़ेंगे और पॉलिटिकल खबरों पर इनसे विश्लेषण करेंगे, खबरों का ऑपरेशन करेंगे। तो शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। पहली बार वरिष्ठ पत्रकार, अब हम लोग को भी जब विश्लेषण करने की बातें होगी, कोई पुराना कहानी सुनने का जरूरत पड़ेगा तो सर से संपर्क करेंगे और सर से लगातार वीडियो बना करके सर के साथ में आप लोग को दिखाने का काम करेंगे। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।